हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, उद्यमिता के आयाम। ठीक है, तो उद्यमिता के विभिन्न आयाम जैसे कि ग्रामीण उद्यमिता। ठीक है, ग्रामीण उद्यमिता, महिलाओं के लिए उद्यमिता, सामाजिक उद्यमिता, पारिस्थितिक केंद्रित उद्यमिता, सांस्कृतिक उद्यमिता, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और उसके अलावा तकनीकी उद्यमिता, विरासत, सबके बारे में पढ़ेंगे आज कि अलग अलग उद्यमिता कैसे हम विकसित कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्र कह लें या अलग अलग जगह। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रामीण उद्यमिता। ग्रामीण उद्यमिता मतलब गांव या गांव के क्षेत्रों में उद्यमिता। ठीक है, यानी कि जब गांव में या किसी विलेज में हम स्टार्टअप करते हैं उद्यमिता का, तो उसको हम ग्रामीण उद्यमिता कहते हैं। गाँव में क्यों, इससे क्या फ़ायदा होता है गाँव में अगर हम उद्यमिता करें तो फ़ायदा क्या होगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और जो कृषि होगी वो तकनीकी रूप से उभरेगी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उस कृषि के अलावा और भी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि जो युवा है वो कृषि नहीं करना चाहते आजकल के, तो उसके स्थान पे वो कृषि को ही कुछ अलग लेवल पर ले जाके वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे क्या फ़ायदा होगा, पलायन भी रुक जाएगा वहाँ के लोगों का, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बाहर जाके काम करना पड़ता है उनको मजबूरी में। तो इससे क्या होगा, गांव में ही उनको अपना काम मिल जाएगा, तो वो आराम से कर पाएंगे। इसमें चुनौतियाँ आती हैं, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सरकारी सहायता भी प्राप्त होती है इसमें। ठीक है, गैर सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके की। इसके अलावा इसका महत्व है ना, इसका महत्व क्या होगा, इसका महत्व होगा रोजगार के जो अवसर पैदा करना, विदेशी मुद्रा को लाना, है ना, युवाओं का विकास, जीवन स्तर को अच्छा करना, संतुलित क्षेत्र विकास करेगा और पलायन को रोकेगा, जो मैंने बताया है आपको अभी। मोस्टली पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें महिला, यहाँ पे देखो महिला उद्यमिता। महिला उद्यमिता तो इंडिया में 48% या उससे ज़्यादा या उससे कम, तो कुछ भी हो सकता है, अप्रॉक्स 48% माना गया है कि महिलाओं की संख्या है इंडिया में, यानी कि कम है पुरुषों के मुकाबले। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे पुरुष ही ज़्यादा काम करते हैं, है ना, महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप करने का इतना मौका नहीं मिल पाता। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम इसके लिए पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, और क्योंकि हमें इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं भी उस लिस्ट में आनी चाहिए, है ना, उद्यमिता के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी लिस्ट में, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। महिला उद्यमिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आप यहाँ पे लिख लोगे, पढ़ोगे, ये जो लिखे हुए हैं ना नीचे पॉइंट्स बने हुए हैं, ये कारण हो सकते हैं। और सरकार, तो दोनों तरीके की सरकार उसकी सहायता करती है, सरकारी और गैर सरकारी। ठीक है, गैर सरकारी मतलब NGO जो होते हैं वो आते हैं। आजकल तो बहुत सारे NGOs आ गए हैं, है ना, बाहर के देशों के भी NGO हमारे देश में आके हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को करने में, आसान बनाने में। फ्री जो हमें कोचिंग मिलती है आजकल, कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा महिला प्रवृत्तियाँ, नई प्रवृत्तियाँ, तो नई प्रवृत्तियाँ क्या हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की आकांक्षा रखना, यानी कि वो उसको आकांक्षाओं को पूरा करती है महिलाएं। और तकनीक जो होती है उनकी बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है महिलाओं की, परिवार का समर्थन कर सकती हैं, आर्थिक आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं, सामुदायिक प्रभाव बढ़ा सकती हैं, है ना, समुदाय का जो प्रभाव होता है, उनका जो समूह होता है उसको। अब यहाँ पे एक उदाहरण मिलेगा आपको इसके अंदर, महिला उद्यमिता के कुछ उदाहरण में लिज्जत पापड़ का। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना, जिसमें ये बताया गया है कि 7 महिलाओं ने मिलके इसका स्टार्टअप किया था, गुजरात में रहने वाली जो थी 59 में, यानी कि 1959 में मुंबई के अंदर। सामाजिक उद्यमिता, समाज की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था में वो थोड़ा अच्छा काम करता है उद्यमिता। सामाजिक उद्यमिता जो होता है, अगर समाज के लिए जो व्यक्ति काम करता है ना, जो एंटरप्रेन्योर काम करता है, वो सामाजिक उद्यमिता में आ जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा इसके अंदर विशेषता पढ़ लोगे आप, इसके उदाहरण होंगे। उदाहरण में जैसे कि गूंज है,
गूंज क्या है? गूंज एक तरीके से एक संस्था है जो कि 1999 में स्थापित हुई थी, ठीक है, गोवा के अंदर। तो सॉरी, गाँव के लिए, गाँव की महिलाओं के लिए हुई थी, क्योंकि न गाँव की महिलाओं को ना पैड्स खरीदने में दिक्कतें होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे आते थे। बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही उसको बनाया करती थी। अब क्या हुआ बाद में कि एक अंशु गुप्ता नाम के व्यक्ति आए जिन्होंने ये काम किया, और उनको 2012 में सामाजिक उद्यम पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा पारिस्थितिक, यहाँ पर पढ़ेंगे हम, पारिस्थितिक केंद्रित उद्यम। इसमें क्या होता है? इको एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ऐसी चीज़ें, प्रोडक्ट बनाना जो हमारा पर्यावरण है उसको दूषित होने से रोके, ठीक है जी। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, प्रदूषण को कम करें। जैसे कि ईवी होती है ना, ईवी व्हीकल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, वो देखो, वो भी मुझे नहीं लगता कि वो पर्यावरण को दूषित होने से रोकते हैं, क्योंकि उसका जो बाद में जो बैटरी होती है, वो बैटरी का जो मसाला होता है, जो भी उसमें यूज़ किया जाता है, वो ख़राब हो जाता है कुछ समय बाद। तो वो भी ख़तरनाक है, क्योंकि वो ज़मीन में ख़त्म ही नहीं हो सकता, ऐसा प्रोडक्ट होता है वो। तो वो भी उसका एग्ज़ाम्पल, वो भी मतलब प्रॉपर उसके लिए सही नहीं है, मैं नहीं मानता। बाकी आप मानते हो तो वो अलग चीज़ है। इसके अलावा आता है सांस्कृतिक उद्यमिता। सांस्कृतिक उद्यमिता यानी कि कल्चरल चीज़ें बनवाना, जैसे कि चाइना बनाता है हमारे लिए, है ना, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग मूर्ति बनाना, क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन फिर भी बनाते हैं, तो उसको हम सांस्कृतिक उद्यमिता कहते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, तकनीकी उद्यमिता, यानी कि जो तकनीक चीज़ों को बनाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। और यानी कि इंसान को एक आरामदायक जीवन देने के लिए, जैसे कि कूलर, फैन, पंखा, एसी, है ना, व्हीकल बनाते हैं उसको, जो कि आसान बनाता है लोगों को रहने में, उनकी ज़िंदगी जीने में। उसके अलावा विरासत और पर्यटन उद्यमिता। विरासत मतलब होता है जो हमें मिली हुई है अपने पूर्वजों से, है ना, और पर्यटन मतलब होता है ट्रैवल, ठीक है, या फिर वो स्थान जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में पर्यटन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, चाइना यहाँ पे अपने ये बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है। लाल किला है, ये अपना, है ना। उसके अलावा बहुत सारी मतलब जगह हैं, याद नहीं आ रही मुझे अभी, क्योंकि जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म करना है, ये इतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब उद्यमिता होती है। उसके अंदर क्या करते हैं आजकल लोग, उद्यमिता इसमें मतलब विरासत जो मिला हुआ है अपने पूर्वजों से, यानी कि जैसे लाल किला है, वहाँ पर घुमाते हैं उसको और अच्छा बना दिया है ना, तो वो बिज़नेस बन गया है एक गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उससे पैसे कमा पाती है। अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता। अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता क्या होता है? अपने देश से बाहर के देशों में सामान बेचना, ठीक है। अपने देश में तो बेच ही रहे हैं, उसके अलावा बाहर के देशों में भी उस सामान को सप्लाई करना ही अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता होता है। जैसे कि चाइना करता है या इंडिया करता है, इंडिया अपने सामान को यहाँ से बाहर बेचता है, और जो चाइना होता है हमारे यहाँ पे उस सामान को बेचता है। तो ये सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता बोलते हैं इसको, है ना। हमारे लिए बनाते हैं वो सब चीज़ें, उनके देश में नहीं काम आती। जैसे मूर्ति वगैरह मत बताया था मैंने आपको, कलर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं होली पे, और पिचकारी वगैरह बनाना, तो वो चाइना से आती है, इसलिए इतनी सस्ती होती है। इंडिया में जो बनी होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, पता नहीं क्यों। इसीलिए लोग बाहर की चीज़ ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि सस्ते में मिलती है। डेफिनेटली आप उसी के पास जाओगे जो सस्ता देगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय।